अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे क्योंकि आज है मंडे और हमारे पास भी बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं बताऊं या आप बताएंगे? आप बता दें। अच्छा जी, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज है जी 20 तारीख और आज के दिन ऑथ टेकिंग सेरेमनी है किसकी? डोनाल्ड ट्रंप की। आज उन्होंने जी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, अपनी ऑथ टेकिंग सेरेमनी करनी है और इसके लिए जो है बहुत से लोगों को भी दावत दी गई है। पाकिस्तान से भी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत दी गई थी। इसके साथ साथ बहुत से जो ग्लोबली जो लीडर्स हैं आज उनकी भी शिरकत होगी। लेकिन कल जब वो पहुंचे ना फ्लोरिडा से वाशिंगटन में, तो बहुत ही अच्छा उनका स्प्लेंडेड किस्म का जो है उनको वेलकम किया गया, फायर वर्क किया गया। उसके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी और इसके साथ साथ अब ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब उनकी ये सेरेमनी हो रही होगी तो जितने भी उनके हामी लोग हैं या फिर मुखालिफिन है ना, वो जो है वो वाइट हाउस के बाहर थोड़ा सी उनकी तरफ से मुजाहरों का भी एहतजाज होगा। लेकिन सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होगी आज और 600 लोगों को सिर्फ इजाज़त होगी अंदर आने की। और इस हवाले से डेमोक्रेट्स जो है उन्होंने काफ़ी तनकीद भी की है कि आपने इनडोर ये सेरेमनी क्यों रखी है, आउटडोर क्यों नहीं रखी। इस हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है उनको। बिल्कुल ऐसी है और तमाम तर सिक्योरिटी के पेश नज़र पहली दफ़ा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी इंडोर हो रही है। सो ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है क्योंकि इससे पहले हमने जब भी देखा था तो आउटडोर होती थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते थे। इस दफ़ा लोग भी लिमिटेड होंगे, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी इंडोर होगी। चलें जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, बहुत सारे लोग ये विश करते हैं कि वो भी तब्दील होगा। अब देखते हैं कि उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको एक और जबरदस्त तो नहीं बल्कि एक इंटीमेशन देना चाहता हूँ। अब हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग हैं जो कि साइबर क्राइम का शिकार होते हैं, लेकिन इस दफ़ा साइबर क्राइम कुछ डिफरेंट नौयत का सामने आ रहा है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं गजल, जिनको FIA की जानिब से ईमेल आती है कि मैं FIA का ऑफिसर हूँ, आपके खिलाफ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात हो रही है, आपने माइनर्स के खिलाफ को सेक्सुअल हैरेस किया। और इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि FIA किसी भी ऑफिसर के नाम आपको कोई मेल आ सकती है और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप 24 घंटे के अंदर इसका रिप्लाई करें। अब अगर आप 24 घंटे के अंदर उस मेल का रिप्लाई करेंगे तो होगा ये कि आपके सारे का सारा डाटा उनके पास चला जाएगा। इसके अलावा फिर अगर आपको कोई लिंक आता है तो पहले तो होता ये था कि लिंक को आप क्लिक करते थे तो उसके बाद आपका कोई एक आधी डॉक्यूमेंट जाता था। इस दफ़ा अगर आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके तमाम हसास डॉक्यूमेंट्स, फिर अगर आपके मोबाइल पे कोई भी बैंक अकाउंट एसोसिएटेड है, वो तमाम का तमाम डाटा अगले शख्स के पास चला जाएगा और वो आपकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको उड़ा भी सकता है, उनको चोरी भी कर सकता है। सो ये जो साइबर क्राइम की वारदातें हैं, इनसे आपको होशियार रहना है। FIA की जानिब से या फिर किसी और भी गवर्नमेंट इदारे की जानिब से अगर आपको कोई ईमेल आती है तो आप कंसर्निंग किसी डिपार्टमेंट से फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और वो आपको इस हवाले से गाइड करेंगे कि ये स्कैम है। ये FIA की जानिब से कोई भी आपको इस तरह की मेल कोई ऑफिसर नहीं कर सकता। इस तरह के वाकयात तो वैसे आम हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा सा स्कैम है। लेकिन इस हवाले से अब जिस तरह से हसनैन ने इन डिटेल आपके साथ शेयर की है बात कि आपने मुतल्लिका बंदे के साथ शेयर करना है ताकि आपको जो है रेलिवेंट जो गाइडलाइंस है वो मिल सके। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है क्योंकि आज भी बहुत कुछ है हमारे पास। अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर देते हैं सिंध से, क्योंकि सिंध में खवातीन जो मजदूर जो काम करती हैं खेतों में, एग्रीकल्चर वगैरह में, तो उनके लिए डे केयर सेंटर्स बनाने का ये फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। और खवातीन मजदूरों के बच्चों के लिए यानी कि 115 डे केयर सेंटर्स कायम करने का ऐलान किया है ताकि वो खेतों में दिन भर काम करने के दौरान अपने बच्चों को महफूज माहौल फराहम कर सकें। और एक जो टेंशन होती है ना कि हमारा बच्चा है गिर जाएगा, खाया उसने कुछ या नहीं खाया, तो इस हवाले से उनको मेंटली जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होगी। और ये ऐलान सिंध की वजीर शाहीना शेर अली ने सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम में मुनक़िदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। और शाहीना शेर अली ने यह भी कहा कि खवातीन मजदूरों को दीगर शोबों में काम करने वाली खवातीन के बराबर के हुकूक दिए जाने चाहिए और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये खवातीन ना सिर्फ अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं बल्कि खेतों में सख्त मेहनत करके अपने ख़ानदानों की किफ़ालत भी करती हैं। हुकूमत जल्द ऐसे फलाही मंसूबे नाफिज करेगी जो इन खवातीन की जिंदगियों में बेहतरी लाएगी। बहुत ही अच्छी खबर आपने बताई और अच्छी खबर से मंडे का हमने आगाज किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सिंध हुकूमत जितने भी फैसले करती है, हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो फैसले होते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं। इस तरह लगता है कि हम शायद पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, हम कोई यूरोपियन मुल्क की बात कर रहे हैं या फिर किसी वेस्टर्न मुल्क की बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसले होते हैं
लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना हमें Exactly. नज़र नहीं आता। स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में जब भी सिंध का कोई ऑफिशियल हमारे पास आया तो उसने बड़े दावे किए कि सिंध में दूध की नहरें बह रही हैं, कराची में दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन कराची के जो हालात हैं, सिंध के जो हालात हैं, वो हम सबके सामने हैं। जो इस तरह के फैसले हों तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह के फैसले हो जाते हैं, लेकिन ये फिर होता ये है कि वो जो खास डिपार्टमेंट होता है जो डे केयर सेंटर बनाता है, उसके जो ठेकेदार होते हैं, उसके इंजीनियर्स होते हैं, फ़ायदा अल्टीमेटली हमें उन्हीं को देखने को मिलता है और बाद में ये डे केयर सेंटर के किस्सा पारी ना बन जाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए एक अजीबो गरीब सी चोरी होती है। आपके घर में अगर चोरी हो तो क्या चोरी होगा वैसे? सोना, पैसे, मोबाइल, इस तरह लैपटॉप, बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं इस तरह की। अगर किसी के घर में चोरी होती है तो सोना चोरी हो सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है, पैसे चोरी हो सकते हैं, कुछ कीमती चीजें चोरी हो सकती हैं, आप रेफ्रिजरेटर या इस तरह की चीजें चोरी कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चोरी है जो कि गुजरांवाला के शहर में हुई, जो कि पहलवानों का शहर है। गुजरांवाला इस वजह से मशहूर है, वहाँ पे खाने बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं, वो पहलवान हैं और पहलवानों के शहर में जो खानों का टेस्ट है वो भी बड़ा अच्छा होता है। गुजरांवाला में एक ऐसी चोरी हुई जहाँ पे चोरी की वारदात पेश आई, जहाँ चोर एक रेस्टोरेंट से 60 किलो चिकन पकोड़े, 25 किलो मसाले वाली मछली, 10 किलो रायता, 4 किलो सैलेड चुरा कर फरार हो गए। अच्छा, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये चोर होंगे। ये कोई गुजरांवाला के पहलवान ही मुझे लग रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनके हालात आजकल खराब थे और वो पहलवानी के लिए उनको सारी या फिर वो टेस्ट जो है वो आप देखते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की जगहों पर जाएं तो बाहर लगे होती हैं चीजें, पकोड़े, समोसे, तो वो देखकर वैसे इंसान का दिल करता है। तो हो सकता है शायद उनका इस तरह दिल ललचा रहा हो तो उन्होंने कहा कि चलो बस मास्क पहन के तो ये कार्रवाई कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, चोरों का दिल ललचाया, उन्होंने ताले तोड़कर सामान फ्रीजर से निकाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। ये अनोखी वारदात सोशल मीडिया पर मौजूद बहस भी है और सारिफीन इसे मज़ाहिया अंदाज में बयान कर रहे हैं, क्योंकि गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा कीमती समझे जाने वाली चीज़ एक ही है गज़ल, वो है फूड। खाबे के पीछे गुजरांवाला के लोग ना वो पागल हो जाते हैं। आप अगर नॉर्मली लाहौर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे खाबे मशहूर हैं, लेकिन जो लाहौरी भी हैं उनसे भी आप अगर गुजरांवाला के खानों का स्टैंडर्ड पूछेंगे ना, वो कोई डिफरेंट लेवल का होगा। तो ये कोई चोर हैं गुजरांवाला के, ये मैं यहाँ पे आपको बता गुजरांवाला के, लेकिन मुझे असल में पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो चोर नहीं होंगे, कोई और होंगे जो सिर्फ खाना चुराए। मजीद इसके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि इन डिटेल आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत का तालीमी इदारों के लिए शमसी तवानाई की तरफ एक अहम कदम सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने 100 वफाकी स्कूलों को शमसी तवानाई यानी कि सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर दिया है, जिससे तालीमी शोबे में पायदार तवानाई के इस्तेमाल की हौसला अफजाई हो रही है। सारी अच्छी अच्छी खबरें आज मेरे पास हैं। आपने एक बताई है, वो बस आपने बस ऐसे हंसने वाली बताई है। मेरे पास काम की आज खबरें। वफाकी सेक्रेटरी बराए तालीम मोयुद्दीन वानी ने कहा कि यह मनसूबा हुकूमती पायदारी और मौसरियत के अज़्म का मज़हर है। आइंदा साल दीगर वफाकी इदारों को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मनसूबे ज़ेर गौर हैं। तो ये सिर्फ एक मनसूबा नहीं है, इस हवाले से मजीद मनसूबों पर भी काम किया जा रहा है। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी खबर आपने बताई। और इस हवाले से जो फेडरल बोर्ड हैं उसके एक मेंबर भी हमारे साथ मौजूद थे। अगर मैं 4-5 महीने पहले की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि हमारा ये प्लान है कि हमारे 100 से ज़ायद स्कूल हम पहले मरहले में उनको शमसी तवानाई पे मुंतकिल करेंगे। और अभी आप ये खबर शेयर कर रही हैं कि 100 से ज़ायद स्कूलों को शमसी तवानाई पे मुंतकिल कर दिया। और ये अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेशनल ग्रिड से बर्डन हटेगा उतनी ज़्यादा आपकी बिजली सस्ती होगी। और बिजली के जो हालात है पाकिस्तान में इस वक्त पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो एंड सारिफ है उससे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए आपने कहा अच्छी खबर, तो मैं आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ। अच्छा, दुनिया में कौन से मज़ाहिब के ऐसे लोग हैं, किस मज़हब के लोग ऐसे हैं जो कि खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे तो इस्लाम ही लगता है बस, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, क्योंकि वैसे तो अगर कहा जाए ना तो हम अगर इस्लाम मुसलमान हैं तो इस वजह से हमें इस्लाम लगता है। अगर हम किसी और मजहब से होते तो हमें वो मजहब लगता है। लेकिन ये तहकीक की है एक जर्मन ने, और जिन्होंने बताया कि मुसलमानों की जिंदगी में खुशहाली, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार तौहीद का है। एक जर्मन तहकीक में इंकशाफ हुआ कि मुसलमान दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों के मुकाबले में ज़्यादा खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी बुनियादी वजह उनका तौहीद पर मजबूत अकीदा है, जो इंसानों को ना सिर्फ अपने खालिक से जोड़ता है बल्कि ज़िंदगी में सुकून और मकसदियत का एहसास दिलाता है। तहकीक के मुताबिक 67,000 से ज़ायद अफराद पर किए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि मुसलमानों का तौहीद पर ईमान उनकी खुशी और इत्मीनान का एक ज़रिया है। इससे ज़ाहिर होता है कि मज़हब इंसान के जज्बात और ज़हनी सेहत पर
गहरे असरात मुरतब करता है। एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है और वाकई आपने अब बहुत अच्छी खबर बताई है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी खबर आपने बता दी अब। Thank you। और देखिए इस्लाम है ही ऐसा, जिस तरह से आपको हसनैन ने बताया ना कि आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपकी मेंटली हेल्थ जो है उसको मतलब एक किस्म का आप ये कहें कि पुरसकून सा कर देता है। और हर तरह की तालीमात हमारे पास कुरान मजीद में मौजूद हैं और जो कुछ परेशानी, जो कुछ तकलीफ़ आपको है, आप कुरान से उससे मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर इससे पहले आपको याद होगा आपसे 1-2 हफ्ते पहले हमने ये खबर शेयर की थी। हाँ, एक हफ्ता पहले आई गेस। तो उसमें हमने ये बात की थी कि जो टिकटॉक है उस पर पाबंदी लगने जा रही है अमेरिका में, और देखें कि 1 हफ्ते बाद ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया है और पाबंदी लग चुकी है। एग्जैक्टली हालांकि हमने शेयर ये की थी कि पाबंदी लग चुकी है। अब मेरे ख्याल है पाबंदी बरकरार भी हो गई, अब बरकरार हो गई है। लेकिन इसमें अब कुछ मजीद भी फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये हुआ कुछ यूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार कर दिया गया है, जैसे हसनैन ने आपको बताया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा हुआ है, जिसके तहत ऐप के चीनी मालिक कंपनी बाइट डांस को अपने अमरीकी ऑपरेशन 19 जनवरी तक किसी अमरीकी कंपनी को फरोख्त करना होंगे। ये हुक्म दिया गया था और कहा गया था कि अगर आप जो है तमाम ऐप्स को ख़त्म कर देते हैं या फिर जितने भी आपके असासे हैं उनको बंद कर दें। और ये फैसला अमरीकी आइन की पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। टिकटॉक पर पाबंदी कौमी सलामती के खदशात और आज़ादी इज़हार राय के हुकूक के दरमियान एक अहम तनाज़ा भी है। और आपको ये भी याद हो कि टिकटॉक अमेरिका में तकरीबन 27 करोड़ अफराद इस्तेमाल करते हैं, जो अमरीकी आबादी का यानी कि आधा एक हिस्सा है। और अब जो आज आपको हमने स्टार्ट में बताया था कि ट्रंप साहब जो हैं आज वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है उनकी जब ले लेंगे, तो उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। उन्होंने ये बात कही है कि मैं जो हूँ आते साथ 90 दिन का टाइम लूँगा और इस पाबंदी को ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, लेकिन ये है कि ये आप देखिए कि बेसिकली इसमें भी आप कहीं ना कहीं से चीन को ला सकते हैं। बेसिकली टिकटॉक का ओरिजिन चाइना है और वो आप डिजिटली चाइना को बीट करना चाहते हैं। चाइना ने टिकटॉक के ज़रिए बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स को बीट किया और एक ऐसी ऐप है टिकटॉक जहाँ पे आप मेरे ख्याल है कि 1 घंटे में कोई 50 या 60 कंटेंट देख सकते हैं और फेमस भी हो सकते हैं और कंटेंट भी एक साथ देख सकते हैं। सो ये एक डिजिटल वार थी। इस डिजिटल वार का सिर्फ एक ही हल निकला अमेरिका में कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, और पाबंदी भी ऐसी अजीब व गरीब कि आप अपने शेयर्स किसी अमेरिकन कंपनी को बेचिए और यहाँ से निकल जाइए। सो ये अब देखते हैं कि इस जो पाबंदी है इसका मुद्दा किस तरफ जाएगा और ट्रंप आके इसके हवाले से क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अगर ये पाबंदी लगाई गई है तो डेफिनेटली उनके जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे उनको उन्होंने सामने रख के लगाई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के 10 बड़े शहरों के हवाले से और उनका क्या मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल में उनको क्या मसाइल एग्जैक्टली उनके लिए होंगे। दुनिया के बड़े शहर जैसे कि मुंबई, बीजिंग, मैक्सिको सिटी, कायरो, इसके अलावा ढाका, शंघाई, दिल्ली और टोक्यो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। इसमें कराची शामिल नहीं है। दुनिया के ये बड़े शहर मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। इन शहरों को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज, जिसका मैंने आपको पहले कहा था, वो है मसाइल और वसाइल की कमी। इन शहरों की तरक्की का एक बड़ा पहलू इनके अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, पायदार तवानाई के ज़राए को अपनाना और शहरियों की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करना है। ये शहर दुनिया की मईशत, सकाफत और सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनका मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि ये किस तरह अपनी तरक्की को पायदार बनाते हैं और अपनी मुआशी और माहौलियाती ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इन शहरों का बढ़ता हुआ असर रसूख आलमी सतह पर तब्दीलियों का बायस बनता है और ये अपने मसाइल के हल में अहम तजुर्बात फराहम भी करते हैं। और अब देखते हैं कि इनके सामने जो मसले मसाइल हैं या फिर जो वसाइल की कमी है उसको ये किस तरह से पूरा करते हैं। एग्जैक्टली और इन तमाम सिटीज़ को ना हब कहा जाता है, कल्चर का भी, इकोनॉमी का भी, इनोवेशन का भी, लेकिन वसाइल की भी, जिस तरह से हमने बात की है। और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो हैं यहाँ पर जाकर रहते हैं और स्टे करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये शहर ही इस तरह के हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा वसाइल जनरेट भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी। अगर ये वसाइल कम नहीं कर सकते गज़ल या वसाइल जनरेट नहीं कर सकते तो इनके सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कराची की। कराची भी बहुत बड़ा शहर है, 2-3 करोड़ की आबादी का शहर है, इन शहरों के बराबर का शहर है। अगर आपके पास वसाइल की कमी है या फिर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो कराची की एग्जाम्पल ले लीजिए। बिजली गायब कर दीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, पानी का मसला ख़त्म कर दीजिए, क्या होगा? ज़्यादातर लोग बस हमारी तरह से चीखेंगे पीटेंगे मीडिया पे, हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो आप भी इस तरह कर लीजिए अगर आपसे कुछ कंट्रोल नहीं होता। हम तो कह ही सकते हैं और बात पहुंचा ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। इस हवाले से भी हमने डिस्कशन की, एग्जैक्टली सेगमेंट भी किया था हमने। लेकिन आपकी क्या ये जो मुआहदा हुआ है ये बरकरार रहेगा या फिर नहीं, इसको आगे चलकर हमें देखना होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है। मकसद ये है कि गजा में जारी तनाज़े को ख़त्म करना है
ताहम जो मुआहदा है, मुआहदे के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी हैं। मुआहदे के तहत 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, ये मुआहदा हुआ है। और इसके साथ इसके बदले में सैकड़ों जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको भी आज़ाद किया जाएगा। मुआहदा कतर, अमेरिका और मिस्र की सालसी से तय पाया है और इसके तहत 42 दिन की इब्तदाई जंगबंदी का मंसूबा बनाया गया। और आपको एक और इसके साथ खबर ये दे दूं कि ये जब मुआहदा हुआ ना हसनैन, तो 3 घंटे लेट स्टार्ट हुआ और उन 3 घंटों में भी इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसमें मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिस तरह हमने पहले ये कहा था कि इसराइल की जानिब से ये जो जंग बंदी का है या फिर मुद्दा है, इसको इस वजह से भी थोड़ी सी पजीराई मिल रही है कि शायद उनको एक ब्रेक चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक चाहिए। 1.5 साल हो चुके हैं, वो पसपाई कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं फ़लस्तीनियों का, और कोई बैद नहीं है कि इस ब्रेक के बाद वो जब अपने यरगमालियों को छुड़वाएंगे और इस फ़लस्तीनियों को छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या पता उनके जो अज़ाइम हैं उन पर वापस इजाफा हो सके और वापस वो इसी तरह से जंग की तरफ जा सकें। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।